मैं 18 साल की थी जब मुझे एक अजीब सी बीमारी लग गई। शरीर सूखता जा रहा था, दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी एक दिन एक बूढ़ा सा साधु हमारे घर आया, कपड़े फटे हुए, सिर पर घास की टोपी, गले में मफलर, देखने में ही अजीब लग रहा था। उसने कुछ जड़ी बूटियां दी और मेरा इलाज किया। हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही दिनों में मैं ठीक हो गई। दादी ने खुश होकर उसे पैसे देने चाहिए, लेकिन उसने पैसे लेने से मना कर दिया। उसने मेरी तरफ उंगली उठाकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम लोग मुझे एक बच्चा दे दो। हम सब सन्न रह गए। दादी गुस्से में बोली, क्या मतलब है तेरा? मेरी पोती से शादी करना चाहता है तू? वो हंसने लगा। शादी जरूरी नहीं, बस मुझे एक बच्चा चाहिए, वही मेरी फीस है। दादी का खून खौल गया। बेशर्म कहीं का, खुद बूढ़ा है और मेरी पोती पर नजर रखा है। तभी उसका चेहरा बदल गया। मैंने इलाज किया है, बदले में दाम तो मिलेगा ही, नहीं तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तभी बाहर से कदमों की आवाज आई। गांव के लोग भेड़ियों का शिकार करके लौट रहे थे। दादी को हिम्मत मिली, उसने झाड़ू उठाया और उस साधु को भगा दिया। निकल यहाँ से, दोबारा दिखा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो जाते जाते बोला, तुम लोग पछताओगे। थोड़ी देर बाद मेरे पिता घर लौटे। कंधे पर बंदूक थी। जैसे ही आंगन में घुसे, नाक से कोड़ दी। अभी यहाँ कौन आया था? दादी ने सब बताया। पिता बोले, यहाँ भेड़िए की गंध है। ये साधु नहीं, भेड़िया था। हम लोग हंसी। भेड़िया कपड़े पहनकर बोल भी सकता है क्या? पिता गंभीर हो गए। वो भेड़िया इंसानों की आवाज ही नकल करता है। कल चट्टान के पास मुझे किसी के मदद मांगने की आवाज आई थी, वहाँ सिर्फ भेड़िए के निशान थे। उस रात पिता कुत्तों को लेकर जंगल गए। सुबह जब लौटे तो चेहरा सफेद पड़ा था। उन्होंने जमीन पर फटे कपड़े फेंके। यही कपड़े थे ना उस साधु के। दादी ने पहचान लिया, ये कपड़े जंगल में मिले। असली साधु को भेड़िया मार चुका है। उसी की खाल पहनकर हमारे घर आया था। तभी कुत्ता एक कटी हुई इंसानी बांह ले आया। पिता बोले, भेड़िया इंसानी हाथ को अपनी बांह की तरह आस्तीन में छिपा कर आया था। दादी कांप गई। वो मेरी पोती को खाना चाहता था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से आवाज आई, काका मैं हूँ हिज्जू। पिता ने धीरे से कहा, ये हिज्जू नहीं है। हिज्जू को मैंने कुछ बताया ही नहीं था। तभी बिजली चली गई। पिता बंदूक लेकर बाहर निकले, लेकिन 2 मिनट में ही हांफते हुए लौट आए और दरवाजा बंद कर लिया। वो भेड़िया हमारी बातों को पहले से जानता है, अब वो हमें शिकार बनाएगा। मैंने हाथ में टॉर्च लेकर दरवाजे के बाहर की बर्फ देखी। पास जाकर देखा तो दिल बैठ गया। वहाँ खुरों के नहीं, भेड़िए के पंजों के निशान थे। अभी अभी दरवाजे के बाहर वही था। अब तो तय हो गया, वो हमें ही निशाना बना चुका था। मैं घबरा गया। बापू क्यों ना हम यहाँ से चले जाएं? शहर चलते हैं। बापू ने सिर हिलाया। नादान है तू, भेड़िए से दुश्मनी करके कोई भागकर नहीं बचता। वो हमें निकलने ही नहीं देगा। ऊपर से बर्फ इतनी है कि बाहर की गाड़ी अंदर नहीं आ सकती, अंदर की बाहर नहीं जा सकती। गधे की गाड़ी से निकलेंगे तो एक दिन में पहाड़ पार नहीं होगा। रास्ते में उसने हमला कर दिया तो सब खत्म। मेरा चेहरा उतर गया। बापू ने कंधा थपथपाया, डर मत, जब तक मैं जिंदा हूँ वो हमें खा नहीं सकता। पूरे गाँव में मुझसे बड़ा शिकारी कोई नहीं। वो तैयार होकर बाहर निकले। जाते जाते बोले, पीला कुत्ता यहीं रहेगा, मैं काले को साथ ले जा रहा हूँ। दरवाजा अंदर से बंद रखना, मैं लौटूं तो 3 बार खटखटाऊंगा, 2 छोटी 1 लंबी, तभी खोलना। उनके जाते ही मैंने कुंडी लगा ली। टॉर्च लेकर आंगन में एक चक्कर लगाया। पीला मेरे आगे पीछे घूमता रहा जैसे पहरा दे रहा हो। तभी गांव के लाउडस्पीकर से बापू की आवाज आई, सब लोग ध्यान दें, एक भेड़िया इंसान बनकर घूम रहा है, बोल भी सकता है, बच्चों और बुजुर्गों को बाहर न निकलने दे, किसी की भी आवाज सुनकर दरवाजा न खोले, पहले अच्छी तरह पहचान करें। कई लोगों ने इसे मजाक समझ लिया। पड़ोसी वांग लॉवू ने तो उल्टा किया। उसने 2-3 जवान शिकारियों को घर बुला लिया। आंगन में बैठकर मांस भूनने लगे, पीने लगे। भेड़िया रोने की आवाज निकाले, ये मानता हूँ। बोलने लगे, ये बकवास है। हाँ, उसे तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे राक्षस हो। डर किस बात का? हमने थोड़ी भेड़िया मारा है, उसकी बेटी तो बीमार थी, सुना है भेड़िया ने ठीक कर दिया। भेड़िया दवा जानता है, ये भी कहानी है। किसी ने गंदी हंसी हंसते हुए कहा, वो लड़की तो ठीक ठाक है, ठीक हो गई तो बहू बना लेंगे। दादी दीवार के उस पार सब सुन रही थी। गुस्से में आकर उसने बाल्टी भर पानी दीवार के ऊपर से फेंक दिया। सब चीख पड़े। मुझे हंसी नहीं आई। उस पल मुझे समझ आ गया कि भेड़िया क्यों कह रहा था कि मुझसे बच्चा चाहिए। वो बातें उसने जरूर सुन ली थी। दादी बोली, जब तक भेड़िया जिंदा है हम कपड़े उतारकर नहीं सोएंगे। वो जानवर नहीं, बदला लेने वाला है। मैंने पूछा, दादी वो सबसे पहले किस पर हाथ डालेगा? दादी बोली, पता नहीं, बस दुआ है तेरे बापू आज रात ही उसे मार दे। रात और गहरी हुई। मैंने जैसे ही आंख बंद की, खटखट की आवाज आई। लय में थी पर 2 छोटी 1 लंबी नहीं। हम दोनों चौंक गए। ध्यान से सुना तो पता चला आवाज वांग लॉवू के घर की थी। वो नशे में दरवाजा खोलता हुआ बोला, कौन है? अगले ही पल चीख गूंज उठी, भेड़िया बचाओ। आंगन से एक के बाद एक चीखें उठी। आवाजें इतनी गड्ढमड्ढ थी कि पहचानना मुश्किल था। हवा में खून की गंध भर गई। फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। पीला डर के मारे बिस्तर के नीचे दुबक गया। दादी ने चुपचाप कुर्सी मेज खींचकर दरवाजे के आगे अड्डा दी। थोड़ी देर बाद गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हुई। अंधेरे में सब तरफ से फायर हो रहा था। भेड़िया निकल चुका था। सुबह उजाला हुआ तो वांग लॉवू के घर में 3-4 लाशें पड़ी थी, पहचान में न आने लायक। बाद में पता चला बापू ने हमारे दरवाजे के बाहर फंदे बिछा रखे थे, जानबूझकर बिजली कटवाई थी ताकि कोई बाहर न निकले। भेड़िया समझदार था, वो हमारे यहाँ नहीं आया। वांग लॉवू को सजा देने गया। गाँव में डर फैल गया। गाँव वाले बोले, अब किसी बड़े शिकारी को बुलाना पड़ेगा। बापू थके हुए लौटे। बोले, कुछ दिन तेरे मामा के यहाँ चले चलते हैं। फोन किया गया। हम सामान बांधने लगे। तभी बापू का चेहरा उतर गया। तेरी माँ खुद निकल पड़ी है, इंतजार नहीं किया। मैंने घबरा कर कहा, आप तो कह रहे थे हम सब साथ चलेंगे। बापू बोले, वो डर रही थी कि भेड़िया वहाँ न आ जाए, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। उन्होंने बंदूक उठाई, काले कुत्ते को साथ लिया। तू और तेरी दादी दरवाजा बंद रखना, दिन में भी चेहरा देखे बिना मत खोलना। मैंने कहा, हम संभाल लेंगे। लेकिन मेरे दिल में डर बैठ चुका था क्योंकि भेड़िया अभी जिंदा था। बापू ने हल्की सी आवाज निकाली। 2 कदम चले, फिर रुकर पलटे और मुझसे बोले, अगर मैं तेरी माँ को लेने न पहुंचा और वो खुद लौट आए तो उसे ढूंढने बाहर मत निकलना, घर में ही रहना। और अगर वो दरवाजा खटखटाए तो सिर्फ कपड़े देकर मत खोलना। मैं समझ गया। मैंने सिर हिलाया। आंखों से आंसू अपने आप बह निकले। दादी ने कहा, भला आदमी कभी खाली हाथ नहीं जाता। तेरी माँ दिल की साफ है, उसे कुछ नहीं होगा। दोपहर निकल गई, फिर शाम हो गई। न बापू आए न माँ। जितना इंतजार बढ़ा उतना ही दिल घबराने लगा। रात के 8-9 बज गए। थकान में आंख लग गई लेकिन मन जागता रहा। आधी रात के करीब मुझे लगा जैसे माँ की आवाज आई हो। मैं झटके से उठ बैठा। सच में दरवाजा खटखटा रहा था। टिंटी दरवाजा खोल, बहुत ठंड है। रास्ते में गाड़ी बर्फ में फंस गई थी। तेरे बाप ने लेने भी नहीं आया। आवाज माँ की ही थी लेकिन शब्द साफ नहीं थे। लहजा भी कुछ बदला हुआ लग रहा था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, बापू तो आपको लेने गया था, आप उनसे नहीं मिली? तभी पीला मेरे पैंट का पायचा मुंह में दबाकर मुझे पीछे खींचने लगा। उसका शरीर कांप रहा था। मुझे बापू की बात याद आ गई। मैंने छोटी झिर्री से बाहर झांका। बर्फ और माँ की परछाई कुछ ज्यादा लंबी थी, जैसे पीछे एक मूंछ लटक रही हो। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने खुद को संभाला। आजकल भेड़िया घूम रहा है। मुझे कैसे पता तुम सच में मेरी माँ हो? बाहर से गुस्से में आवाज आई, पागल हो गई है क्या? मैं तेरी माँ हूँ। खड़खड़ाहट हुई। माँ का चेहरा झिर्री के पास आ गया। मैंने एक नजर देखी और मुंह दबा लिया। चेहरा माँ का था लेकिन आंखें लाल फटी हुई, त्वचा इतनी सफेद जैसे लाश हो। मैं रोते हुए झिर्री बंद कर बैठा। तभी बाहर
बाहर से आवाज बदली, दरवाजा खोल नहीं तो मैं तुझे भी खा जाऊंगा। अगले ही पल जोरदार टक्कर पड़ी, दरवाजा थरथराने लगा। पीला भौंकने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। दादी भागती हुई आई, मुझे थाम कर अंदर खींच लिया। तभी पश्चिम वाली कच्ची दीवार धड़ाम से टूट गई, ईंटें गिर पड़ी। एक बहुत बड़ा काला साया अंदर कूदा। उसने माँ के कपड़े पहने थे, आंखें हरी चमक रही थी, दांत बाहर निकले थे। माँ की आवाज में चिल्लाया, टिंटी दरवाजा क्यों नहीं खोला? पीला उस पर झपटा। भेड़िया और कुत्ता भिड़ गए। मैं और दादी कमरे में घुसे, दरवाजा बंद किया, मेज अलमारी अड्डा दी। दादी ने मुझे खिड़की से हटाया, मत देख, पीला नहीं बचेगा। और सच में बाहर हड्डियां टूटने की आवाज आई। पीले की कराह सुनाई दी। मेरे आंसू गिरते रहे। खिड़की पर पर्दे के पीछे भेड़िए का सिर उभरा। उसने जोर से टक्कर मारी, कांच छूट गया, उसका सिर अंदर घुसाया। टिंटी बाहर आ जा, वो माँ की आवाज बना रहा था, लेकिन आंखों में सिर्फ मौत ही। हम पीछे हटे गए। मैंने लकड़ी की चौकी उठा ली। दादी ने सिलाई की छुरी कसकर पकड़ ली। दादी कांपती आवाज में बोली, अगर वो अंदर आ जाए तो तू भाग जाना, मुझे छोड़ देना, पेट भरने के बाद वो तुझे नहीं खाएगा। मैं रो पड़ा, नहीं दादी पहले आप भागना। तभी बाहर से गोलियों की आवाज आई, धड़ाधड़। भेड़िए ने चीख मारी और दीवार के छेद से बाहर कूद गया। बापू लौट आए थे, उन्होंने दरवाजा खोला। उनकी आंखें लाल थीं, हाथ में माँ का कटा हुआ सिर और कपड़े थे। वो अंदर आए और फूट फूट कर बोले, रास्ते में ढूंढता रहा, नहीं मिली। बाद में पता चला तेरी माँ और मामा दोनों को वो भेड़िया खा चुका था। उन्होंने सिर झुका लिया। शिकारी को सबसे बड़ा संदेश यही होता है, उसके अपनों को मारो, खा जाओ और लाश लौटा दो। और उसी रात मैं बड़ा हो गया, लेकिन एक ही रात में बापू के सारे काले बाल सफेद हो गए। मेरे आंसू रुके नहीं, सोता तो रोते हुए, जागता भी रोते हुए। उस रात बापू बहुत देर तक बर्फ में बैठे रहे। ठंड और गम ने उन्हें गिरा दिया। बिस्तर पर पड़े पड़े तेज बुखार चढ़ गया। गांव के प्रधान को खबर मिली तो वो आ गए। ये भेड़िया बहुत चालाक है, जिनके रिश्तेदार पास के गांवों में हैं, सबको भेज दिया जा रहा है। अगर तुम चाहो तो तुम्हें भी बाहर पहुंचा दे। दादी बोली, मेरी एक दूर की भतीजी है, बच्ची को वहीं भेज देते हैं। मैंने सिर हिला दिया, नहीं दादी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। भेड़िया अब हमारे घर को देख रहा है, अगर मैं किसी और के घर गया तो उनके लिए मुसीबत बनूंगा। इस जानवर ने मेरी माँ को खाया, बापू की टांग खराब कर दी, इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। दादी ने मेरी तरफ देखा, फिर धीमे से बोली, ठीक है, फिर हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे। हमने छपर के नीचे ढगी हुई सूखी चर्बी वाली लच्छे और सॉसेज उतारी, उन पर जहर मिलाकर आग के पास भून दिया। जिस सॉसेज में जहर हो वो बैल को भी गिरा दे। भेड़िया क्या चीज है। शाम तक प्रधान और हिज्जू आ गए। घर के आगे पीछे दीवारों के पास हर तरफ फंदे लगाए गए। जहरीली सॉसेज बाहर रख दी गई। एहतियात के लिए एक जहरीली भेड़ भी बांध दी गई। अगर भेड़िया जल्दी आया तो भेड़ खाकर मरेगा, देर से आया तो भी फर्क नहीं, वो मरे हुए को भी खाता है। सबको लगा इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं। रात उतरी, टूटती डालियों की आवाज के सिवा पूरा गांव जैसे खाली पड़ा हो। हम आधी रात तक जागते रहे, भेड़िया नहीं आया। भेड़ जरूर मर गई, मुंह से झाग निकालती हुई बर्फ में पड़ी थी। किसी ने कहा, कल बापू ने गोली मारी थी, शायद डर गया हो। दादी बोली, नहीं वो इतना आसान नहीं, आज नहीं तो कल जरूर आएगा। रात के पिछले पहर दादी बापू के पास ही बैठी बैठी सो गई। मैं खिड़की से आंगन देखता रहा, आंखें बोझिल होने लगी। उसी धुंधली हालत में मुझे लगा जैसे दरवाजा खुला हो। मैं बाहर निकला, आंगन में देखा दादी सिर पर रुमाल बांधे कोयले के ढेर के पास झुकी हुई थी, अजीब तरीके से। मैंने कहा, दादी सोने से पहले तो काफी कोयला अंदर ले गई थी, फिर बाहर क्यों आई? चलो अंदर, भेड़िया आ सकता है। उसी पल घर के अंदर से आवाज आई, टिंटी तू किससे बात कर रही है? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगर दादी अंदर है तो बाहर कौन है? कोयले के पास झुकी आकृति ने सिर घुमाया, लंबा मुंह, अजीब मुस्कान। भेड़िया। मैं पलटा और भागा। पीछे से सड़ांध भरी हवा आई। मैं छपर तक पहुंचा, झट से जहरीली सॉसेज उठाई और उसके खुले मुंह में ठूंस दी। उसने निगली, फिर चालाकी से सब उगल दी। गोली की आवाज आई। प्रधान और हिज्जू आ गए थे, लेकिन अंधेरा और बर्फ, डर था कि मुझे न लग जाए। गोलियां बर्फ में धंस गईं। भेड़िया पलटा और उन पर झपटा। प्रधान को पंजा लगा, चीख निकल गई। हिज्जू लड़ा, लेकिन कुछ ही पलों में बेहोश होकर गिर पड़ा। मैंने फिर सॉसेज फेंकी, भेड़िए ने देखा तक नहीं। मैं लोहे का फावड़ा उठाने ही वाला था कि दादी बाहर आ गई। उन्होंने मुझे पकड़कर अंदर धक्का दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। बच्चे जीते रहना। दादी ने लोहे का औजार उठाया और भेड़िए की तरफ बढ़ी। भेड़िया प्रधान को दबोचे हुए था, गला काटने ही वाला था कि दादी का वार पड़ा। वो गरजा और दादी पर झपटा, एक पंजा। दादी जमीन पर गिर गई। मैं अंदर से चीखता रहा, लोहे की सलाखें पीटता रहा, कुछ नहीं टूटा। मैंने अपनी आंखों से देखा, भेड़िए ने दादी को खा लिया। उनकी आवाज धीमी होती गई, फिर खत्म। मेरी आवाज भी खत्म हो गई। कुछ देर बाद भेड़िया उठा, उसने मुझे देखा, आंखों में तृप्ति थी। वो दीवार फांदने लगा, लेकिन कूदते ही धड़ाम से गिर पड़ा, मुंह से झाग, शरीर ऐंठने लगा। मैंने पीछे देखा, कमरे के कोने में जहर की दोनों बोतलें खाली पड़ी थी। तभी समझ आया, भेड़िया ठंडा मांस नहीं खाता, वो ताजा गर्म मांस चाहता है। दादी ने जानबूझकर उसे खुद खाने दिया ताकि जहर उसके पेट में जाए। मेरी दादी इस दुनिया की सबसे समझदार, सबसे बहादुर औरत थी। उसने अपनी जान देकर पूरे गांव को बचा लिया। उसके बाद हमारे गांव में कभी कोई भेड़िया नहीं आया।